ये साल 2020 है ना। पहले कोरोना वायरस, फिर ये हंता वायरस और अब एक और वायरस, हुयांग शांग बनियांग वायरस। पता नहीं कैसे कैसे नाम है इन वायरस के। खैर जो भी नाम है, काम तो सिर्फ एक ही है, पूरी दुनिया को मुसीबत में डालना। सारे एक ही वायरस है, चिंग चोंग चू वायरस, चाइनीज वायरस। लेकिन बात दोस्तों ये है कि सिर्फ इन वायरस पर ही ध्यान नहीं देना है। जो डिजीज़ पहले से चली आ रही हैं उनसे भी बचकर रहना है। जैसे कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है, स्पेशली मॉस्किटोज़ का ब्रीडिंग सीज़न है ये। मच्छर इन्हीं दिनों में जो है अपने अंडे देते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस 11 अगस्त को डेंगू निरोधक दिवस के नाम से भी जानती है और इसी को एक डे मानकर पूरे देश भर में अवेयरनेस क्रिएट करती है। तो आइए दोस्तों, इसी वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। थोड़ी सी इसी अवेयरनेस और थोड़ी सी इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्यों डेंगू फैलता है और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और किन किन तरह से इसका टेस्ट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो डेंगू निरोधक दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन अब रेनी सीजन है तो ये वैसे तो गवर्नमेंट तो अवेयरनेस देती ही रहती है, लेकिन ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो वो 10 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन तो नहीं है दोस्तों, एक अवेयरनेस डे ही है, ताकि पूरे देश में पता चल सके कि किस तरह से रोकथाम है और किस तरह से बचाव करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेंगू फीवर की, मतलब डेंगू में होने वाला डेंगू बुखार, ये भी एक वायरस से ही होता है दोस्तों। ये वायरस से ही होता है। इस वायरस की ये खासियत है कि ये जो डेंगू फीवर है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, यानी कि बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जनरली ये रहती हैं कि जैसे कि लगातार जैसे बुखार आना, साथ में मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द, हड्डियों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, और साथ ही साथ जैसे कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उसका भी कम होना, ये भी एक बहुत ही बड़ा इसका सिम्टम माना जाता है। जैसे कि फ्लूइड्स कम होना, बॉडी के तरल पदार्थ अंदर से कम होना, कमज़ोरी आना, चक्कर आना, उल्टी आना या फिर दस्त होना, ये भी एक काफ़ी बड़े सिम्टम्स इस डेंगू फीवर के माने जाते हैं। वैसे तो अगर इंडिया में मॉस्किटोज़ के स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ दोनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 404 स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ प्रेजेंट है इंडिया के अंदर मॉस्किटोज़ की। लेकिन टॉपिक डेंगू का चल रहा है तो डेंगू के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल 2 मॉस्किटोज़ हैं वो है तो एडिस फैमिली से ही, लेकिन एडिस की 2 स्पीशीज़ जिसमें एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, ये 2 स्पीशीज़ ही जनरली इस डेंगू फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बात करूं अगर डेंगू फीवर की हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री वैसे तो जैसे कोरोना वायरस दोस्तों, मेन जो केस है वो नवंबर में आया था, लेकिन वो वायरस तो हो सकता है पता नहीं कब से वो वायरस उस जो भी बैट है या जो भी स्नेक है उसी के अंदर मौजूद हो। तो इसी तरह से कुछ एस्टिमेशंस ही लगाए गए हैं जिससे कि हिस्ट्री उसकी कुछ हद तक साबित हो पाई है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो नाम चाइना का ही आता है। नाम तो चाइना का ही आता है क्योंकि चाइना के एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 265 एडी से लेकर 420 एडी, इस पीरियड के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था जिन डायनेस्टी। तो ये जब जिन डायनेस्टी का जब राज था चाइना के अंदर, तो उन्होंने एक ऐसी कोई बीमारी देखी जिसके अंदर उन्होंने नाम नहीं बताया कि मॉस्किटो डिजीज है, लेकिन उन्होंने कहा कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हैं वो कुछ वाटर जैसा, वाटर इन्फेक्शियस वाटर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि वो एक फीवर पैदा हो रहा है और एक इसी तरह की बीमारी या पेंडेमिक आ रही है। लेकिन बाद में जब 20th सेंचुरी के आसपास में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गई थी, काफ़ी फैल गई थी पूरी पृथ्वी पर ही। लेकिन 20th सेंचुरी से पहले ये 1780s में भी काफ़ी ज़्यादा इसका नाम आया था, क्योंकि 1780s के अंदर खास बात ये थी कि 3 कॉन्टिनेंट्स जिसके में स्पेशली एशिया, नॉर्थ अमेरिका और ये अफ्रीका वाला रीजन, इन तीनों में ही एक साथ ही डेंगू फीवर को देखा गया था। ये डेंगू फीवर जो है सब पहले तो पहचान में आया नहीं कि आखिर ये क्या है,
लेकिन एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन रश, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था कि ये डेंगू फीवर किस तरह से हो रहा है, और इन्होंने ही फाइनली 1789 में फाइनली इसको बताया था कि ये ब्रेक बोन फीवर या फिर जो भी बोन और जॉइंट्स में जो पेन है उसकी वजह से जो फीवर हो रहा है, यही डेंगू फीवर इन मॉस्किटोज के काटने की वजह से हो रहा है। हालांकि बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया, तब भी डेंगू का काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा वो परेशान कर रही थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी देशों का इधर से उधर आना जाना लगा रहा, और इसी में डेंगू फीवर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर भी बढ़ गया था। आज की डेट में अगर करंट सिनेरियो की बात करूं तो तकरीबन 40% जो पूरा वर्ल्ड है, 40% कंट्रीज के अंदर डेंगू है। यानी वहां पर बहुत ही ज़्यादा हर साल इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम 40% कंट्रीज के अंदर देखी जाती है। यही था कुछ इसके इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं कि टेस्ट कौन कौन से इसके अंदर पॉसिबल हैं। वैसे तो डेंगू फीवर का जो मेन मैंने आपको बताया सिम्टम्स, बुखार के साथ साथ जो जॉइंट पेन और मसल पेन है, लेकिन इसका एक और बहुत ही बड़ा जो सिम्टम है वो ये है कि इसमें प्लेटलेट्स की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। प्लेटलेट काउंट एकदम से डिक्रीज हो जाता है। तो जो इसके टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि वो पेशेंट डेंगू, उस पेशेंट में डेंगू है या फिर नहीं, तो अल्टीमेटली यही पता किया जाता है कि जो प्लेटलेट्स काउंट है कहीं उस पेशेंट के अंदर कम तो नहीं है। तभी इसका पता चलता है कि वो डेंगू वायरस उस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। अब ये जो डेंगू फीवर के जो मेन कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, ये टाइम के साथ साथ काफ़ी इंप्रूव होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले अगर कुछ थोड़े से पुराने टाइम की बात करूं तो ये सैंपल्स थे, ये मेनली जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और साथ साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे NICD न्यू दिल्ली भी बोला जाता है, वहाँ इन्हीं दो जगह पर भेजे जाते थे। लेकिन अब टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। साथ में कुछ जो रैपिड किट्स हैं, जैसे रैपिड जो लेबोरेटरी के अंदर ही आपके अगर नज़दीकी लेबोरेटरी है, वहीं पर इस सैंपल को उस किट के थ्रू काफ़ी हद तक जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अगर बात करूं इसके कुछ टेस्ट की, तो सबसे पहला यहाँ पर आता है NS1 टेस्ट। यानी कि NS1 टेस्ट के अंदर ब्लड का सैंपल ही लिया जाता है, और इस ब्लड सैंपल के अंदर मेनली जो एंटीजन है, यानी कि डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब है, यानी डिजीज कॉजिंग जो वायरस है, उसकी डायरेक्टली पहचान की जाती है इस NS1 टेस्ट के अंदर। साथ ही NS1 टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत अगर ये है, तो ये बुखार आने के 1 से 2 दिन बाद ही किया जाता है, ज़्यादा इसमें लेट नहीं किया जाता है। साथ में सेकंड एक और टेस्ट भी होता है जिसके अंदर बस इतना पता चलता है कि उस पेशेंट को डेंगू हुआ है या फिर नहीं। ज़्यादा नहीं पता चल पाता है कि कितने % उसके अंदर वायरस प्रेजेंट है डेंगू का और कितना वो डेंगू से ग्रस्त है। तो सेकंड टेस्ट का नाम आता है IgG और IgM टेस्ट। ये IgG और IgM एंटीबॉडीज के टाइप्स हैं। एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर कई तरह की प्रेजेंट होती हैं। अब ये IgG और IgM ये 2 तरह की कैटेगरीज हैं इसी एंटीबॉडीज की। इसी एंटीबॉडीज की प्रेजेंस से ये पता लगाया जाता है कि वो पेशेंट डेंगू से सफर्ड है या फिर नहीं है। ये जो IgG और IgM टेस्ट हैं, इसकी अगर बात करूं तो ये बुखार के 5 से 10 दिन के बीच में जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर इसको किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 दिन या तीसरे दिन आप इस टेस्ट को कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम है जो बुखार के 5 से 10 दिन के बीच में जो टाइम गैप है या टाइम इंटरवल है, उसी के बीच में इस टेस्ट को किया जाता है। ऐसे में नंबर 3 पर जो टेस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। उसका नाम है PCR टेस्ट, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट की सबसे खास बात अगर ये है तो ये बुखार के किसी भी टाइम किया जा सकता है, चाहे वो फर्स्ट डे हो, सेकेंड हो, 5वां हो, 10वां हो, या किसी भी टाइम पर बुखार के टाइम पर किया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स इस टेस्ट को सबसे बेस्ट टेस्ट मानते हैं डेंगू कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए। लेकिन एक ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो बुखार से तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है तो ये मान लिया जाता है कि डेंगू उस पेशेंट को है। इस प्लेटलेट काउंट का मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लेटलेट काउंट की वजह से ही ये फाइनली डिसाइड किया जा रहा है कि वो पेशेंट डेंगू से सफर्ड है या फिर नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अगर कम हो गए तो वो डेंगू अल्टीमेटली माना ही जाएगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि इस डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेंगू फीवर में एज स्पेशलाइज्ड कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, ना तो इसकी कोई वैक्सीन है, ना इसमें कोई भी दवाई ज़्यादा काम करती है। डॉक्टर्स का जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो प्लेटलेट्स का काउंट है उसको कहीं ना कहीं नॉर्मल पोजीशन पर लाया जाए,
साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है, जो कि वोमिटिंग और ये लूज मोशन से जो भी फ्लूइड्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, वो फ्लूइड्स को भी नॉर्मल कंडीशन पर लाया जाए। तो डॉक्टर्स इसके अंदर जनरली आईवी फ्लूइड्स और जो ओआरएस का सॉल्यूशन है वो दे देंगे, या फिर जो भी फ्लूइड रिहाइड्रेशन थेरेपी है उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके अंदर जो एस्पिरिन और आइब्रूफिन जो दवाइयाँ हैं इसको कभी भी डॉक्टर्स नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली प्लेटलेट्स काउंट को ये और ज़्यादा कम कर देंगी, और वैसे ही अगर उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम है और ऊपर से आइब्रूफिन और ये एस्पिरिन दवाइयाँ दे दी तो और ज़्यादा कम हो जाएगी, इसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आपने से काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि लाइक नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो गोट मिल्क है उसके अंदर इसको डेंगू फीवर को दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा एज यूजुअल इसको फिक्स नहीं किया है कि गोट मिल्क या फिर किसी भी कैटल मिल्क से इस डेंगू फीवर से बचा जा सकता है। क्योंकि ये आप एक आर्टिकल देख रहे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है, 2015 में आया था सामने, जिसमें एक पर्सन था जो इसी तरह का गोट और शीप मिल्क का इसमें जिक्र किया गया है कि वो कुछ केसेस में तो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में वो फैटल भी साबित हो सकता है, यानी घातक भी साबित हो सकता है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि डेंगू फीवर में अल्टीमेटली डॉक्टर जो डिसाइड करेगा उसी इलाज के हिसाब से आपको चलना है, अपना इसमें ज़्यादा दिमाग कभी भी नहीं लगाना है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये प्रिस्क्राइब ज़रूर दिया है कि छोटे बच्चे यानी कि मेल न्यूट्रिशन जितने भी बच्चे हैं या फिर नॉर्मल भी अगर बच्चे हैं तो JE1 वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। क्या होता है JE का मतलब होता है जैपनीज एनसेफेलाइटिस। इस वैक्सीन से भी काफ़ी हद तक डेंगू के कम होने के चांसेस होते हैं। इसके 2 वैक्सीन है। जो JE1 वैक्सीन है वो JE1 तो जो है वो 16 से 24 महीने के अंदर जो भी बेबी है उसको लगवाया जाता है, और साथ ही जो JE2 है वो अगर 5 से 6 साल तक की उम्र में लगवाया जाता है। इसी दौरान इन दोनों वैक्सीन को लगवाया जाता है। बात करूं अगर इस वैक्सीन की प्राइस की, तो ये जो इंपोर्ट की जाती है जो एब्रॉड से, तो इस इंपोर्टेड वैक्सीन की कॉस्ट तो तकरीबन 20 रुपये तक जाती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आती है, और साथ ही बाहर से वैक्सीन बनकर आ रही है वो इस केस में सस्ती है। वहीं अगर भारत बायोटेक जो कंपनी है वो जेनवैक इस वैक्सीन का नाम रखी है, उसी जेनवैक की कीमत तकरीबन 70 रुपये है। लेकिन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में दिया जाता है, इसी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगवा सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ये JE वैक्सीन दोस्तों ये नहीं है कि आपको डेंगू नहीं होगा या डेंगू से काफ़ी हद तक बचाएगी। अल्टीमेटली JE वैक्सीन को लगवाने का गवर्नमेंट का यही मोटो है कि स्पेशली जैपनीज एनसेफेलाइटिस बीमारी, साथ ही साथ कुछ हद तक इम्यूनिटी और जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है और साथ ही जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स है उसको काफ़ी हद तक बरकरार रखे, ताकि इवन अगर आपको किसी एडीज मॉस्किटो ने काट लिया और आपको डेंगू हो भी गया तो आप काफ़ी हद तक बच जाएं और काफ़ी हद तक आपके अंदर एक इंटरनल जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे, साथ ही प्लेटलेट्स काउंट उतना कम ना हो और डेथ के केसेस है इंडिया के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाएं, वो ऊपर ना जाए, वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहे। बाकी अगर सेल्फ क्योर की बात करूं तो सेल्फ क्योर में तो आप मतलब इतना ही कर सकते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं उसको आप कहीं ना कहीं मेंटेन करें, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करें। ऐसे में आप ORS सॉल्यूशन या फिर नारियल पानी हो गया या फिर इसी तरह के जूस हो गए, किसी भी तरह के फ्रूट जूसेस, इसको आप काफ़ी हद तक ले सकते हैं ताकि जो भी प्लेटलेट काउंट है उसको बढ़ने में मदद मिले, स्पेशली इंटरनल फ्लूइड मैकेनिज्म बैलेंस हो जाए। बाकी तो सबको ये पता है कि कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, स्पेशली कूलर में, गमलों में या फिर बाल्टियों में कभी भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। जगह जगह पर स्प्रे ज़रूर करें मॉस्किटो रिपेलेंट जो भी है, साथ ही क्रीम्स लगाएं, कॉइल्स लगाएं, मॉस्किटो नेट काफ़ी बेस्ट है, ये सबको पता है। यही था अल्टीमेट इस डेंगू वायरस के बारे में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अभी तक 4 वीडियोस हो चुके हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स सिर्फ 25 ही हैं। कृपया इसे इम्प्रूव करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपका कोई और सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।